हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। 8 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के। इसमें बेटा आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को कहीं से भी और किसी की तैयारी की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। बस आप लोगों को वो 16 क्वेश्चंस और ये 8 क्वेश्चंस पढ़ने रहेंगे। टोटल 24 क्वेश्चंस और आप लोगों की इंटरनेशनल ट्रेड की तैयारी हो जाएगी। आप लोगों को कहीं से लेकर कहीं तक और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। तो स्टार्ट करते बेटा। आप लोग बस ये 24 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और इनके पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि 2021 में आया हुआ है। लिखा हुआ है राइट इन डिटेल ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में बताना है या WTO के बारे में जानना है। तो WTO के अपन को ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज बतानी है। तो बेटा लिखा हुआ है सबसे पहले WTO क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानने थे कि WTO होता क्या है। तो बेटा लिखा हुआ है हमारे पास द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज द ओनली सच ग्लोबल इंटरनेशनल एंटिटी। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल एंटिटी होता है दैट डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। यानी WTO क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और इनको ग्लोबल लेवल पे मैनेज करता है। यानी पूरे देश की जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है और इनको क्या करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ये बेटा हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। और बेटा पहले जो WTO था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम पहले गेट था, फिर इसको कन्वर्ट किया गया WTO में कब, 15 अप्रैल 1994 को। तो एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुआ था और जो गेट था उसको WTO में कन्वर्ट कर दिया गया 15 अप्रैल 1994 में बाय मार्केश एग्रीमेंट। मार्केश एग्रीमेंट के द्वारा गेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में। अब बेटा अपन देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो डेफिनेशन से पता लग रहा है कि WTO के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। इंटरनेशनल ट्रेड को ग्लोबल लेवल पे क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उनको कंट्रोल करता है। तो लिखा हुआ है हमारे पास एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड, बढ़ाता है किसको, प्रोडक्शन को, ट्रेड को। एंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को क्या देता है, बढ़ावा देता है। एंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ रियल इनकम, जो देश की इनकम होगी उसको क्या देगा, ये एंश्योर करेगा, ग्रोथ करेगा। रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, रहने के स्तर को बढ़ाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। तो बेटा इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, अपने को इनको समझना पड़ेगा तभी जाके काम बनेगा। तो आप लोग RBD में से पढ़ लीजिएगा या फिर आप लोग एक बार गूगल वगैरह पे देख लीजिएगा। इनके पॉइंट्स को लर्न करने का कुछ है नहीं, तो आप लोग अपने बिहाफ पे लर्न करिएगा इनको। ऐसे मैंने इसके फंक्शंस लिखे तो ये भी आप लोगों को आपके बिहाफ पे याद करने पड़ेंगे। ट्रेड नेगोशिएशंस, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, डिस्प्यूट सेटलमेंट, बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी और आउटरीच। आप लोग अपने लेवल पे इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा, डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिटोरेशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ट्रेड की जो टर्म्स है, शर्तें, उनमें जो बाधाएं आती है या उनमें जो गिरावट आई है उसके बारे में बताना है। तो इसको बेटा अपन याद कर लेंगे, ABDELPS से याद कर लेंगे बेटा। A4 हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल। B4 क्या हो जाएगा, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। C यहाँ पर एनी। D4 क्या हो जाएगा, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी गुड्स। E4 हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। L4 हो जाएगा लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। P4 हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और S4 हो जाएगा स्पेशलाइजेशन। तो बेटा इस तरह अपन इनको 4 से 5 बार मन में बोलेंगे तो याद हो जाएगा। A4 क्या है, आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल। B4 क्या है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। C4 एनी। D4 क्या है हमारे पास, डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी गुड्स।
E फॉर क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, L फॉर क्या है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और S फॉर क्या है स्पेशलाइजेशन। तो इनको 4 से 5 बार अपन माइंड में रिपीट करेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। आज मैं ज्यादा टाइम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप लोग खुद ही इनको 4 से 5 बार बोल बोल के बेटा याद कर लीजिएगा इस शॉर्ट फॉर्म से। आगे बेटा हमारे पास लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है 2022 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन आईडीए। आईडीए बोले तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बेटा 1960 में, 1960 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और मेंबर्स इसके टोटल कितने हैं 174 कंट्रीज है। टोटल मेंबर्स कितने हैं 174 कंट्रीज। तो बेटा हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का काम क्या होता है उस बारे में मैंने यहां पर लिख दिया। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। किसका पार्ट है बेटा वर्ल्ड बैंक का? दैट हेल्प्स द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, जो कि वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्रियों की क्या करता है मदद करता है। ओवरसीन बाय 174 शेयर होल्डर्स नेशंस, टोटल 174 शेयर होल्डर्स हैं। जो आईडीए इसका एम क्या है टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, लोन्स देता है बेटा ये जिनको अपन क्रेडिट्स भी बोलते हैं, एंड ग्रांट्स यानी सहायता देता है फॉर प्रोग्राम दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, रिड्यूस इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करता है, और इंप्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशन, और लोगों के रहने को स्तर को बढ़ाता है। तो जो आईडीए है उसका मेन ऑब्जेक्ट तो क्या है बेटा, जो भी वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्रीज है उनकी हेल्प करता है लोन देकर, और लोन भी या तो बहुत कम रेट पे देता है, इंटरेस्ट की कम रेट रहती है, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है। और बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, लोन देना है, ग्रांट यानी सहायता करना, ग्रांट मतलब सहायता मतलब पैसा देकर भूल जाओ, ये पैसे फिर वापस नहीं लेता, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वालिटीज और इंप्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशन। इसके अंदर बेटा अपन देखेंगे आईडीए क्या क्या प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी फैसिलिटी देता है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से टोटल कंट्रीज इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट टू दी 82 कंट्रीज की इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट करता है, जिसमें से 40 कंट्रीज किसकी है अफ्रीका की है। तो ये आप लोग अपने लेवल पे एक बार पढ़ लीजिएगा, मोटा मोटा जो याद हो जाए, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो लिखकर आ जाइएगा। आगे अपन इसी के फंक्शंस देखेंगे आईडीए के। तो बेटा अपन देखते हैं फंक्शंस आईडीए के। प्रमोटिंग पार्टनरशिप, प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी और सपोर्टिंग गुड गवर्नेंस। तो ये आप लोग मतलब इस तरह के पॉइंट्स है कि बेसिक है। आईडी अपन ने देख लिया, इसका मीनिंग क्या है, इसका काम क्या है, तो उसके स्तर पे अपन देख लेंगे। पार्टनरशिप प्रमोट करना है, साथ में मिलकर काम करना। प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंसिंग, कम रेट पे लोन देता है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी और सपोर्टिंग गुड गवर्नेंस। सपोर्टिंग गुड गवर्नेंस यानी अच्छी पॉलिटिकल नीति होनी चाहिए, देश का जो पॉलिटिकल करियर है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग अपने लेवल पे इनको बेसिक चीजें देख लीजिएगा। आगे हमारे पास लिख रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेयर हाउसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 आया था 2021 में। तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अ वेयर हाउस में बी डिफाइंड एज अ प्लेस यूज्ड फॉर द स्टोरेज या एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। जहां पर गुड्स का क्या करते हैं स्टोरेज, उसी को क्या बोलते हैं वेयर हाउस। फंक्शंस इसके देखेंगे अपन, बेसिक बातें, प्राइस स्टेबलाइजेशन, रिस्क बियरिंग, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग। सब आरबीडी के पॉइंट से बेसिक पॉइंट से आप लोग अपने लेवल पर ही पढ़िएगा। बाकी मतलब कैसे क्या बैठेगा इसके अंदर मैं क्या याद करूंगा यार, मतलब छोटे से पॉइंट्स है तो आप लोग अपने लेवल पे याद हो जाएंगे। आप लोगों को मैंने लिख दी है, बस ये वाली बात है। बेनिफिट्स फ्रॉम वेयर हाउस, वही चीज है, प्राइस स्टेबलाइजेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, स्टोर ऑफ सरप्लस गुड्स और टाइम यूटिलिटी। मतलब बेसिक बातें वेयर हाउस के बारे में तो ये आप लोगों को पता हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। आप लोगों को पहले पता हो या नहीं हो, लेकिन अभी पढ़ोगे तो पता हो जाएगी। तो बेसिक चीजें जिनको मैं याद नहीं करा पाऊंगा, आप लोगों को इनको याद करना पड़ेगा। बस मैंने एक फॉर्म में लिख दिया है, अब आप लोग इसको याद करना चाहे तो PRSD से याद कर लें। अदरवाइज तो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन यही रहेगा, आप लोग इनको पढ़ें और इनके बारे में जानें, ताकि आप लोगों को बेसिक चीजों की नॉलेज रहे। बाकी बेटा यहाँ पर हमारे पास है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अपन को एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ताकि आप लोगों को ये तो अच्छे से समझ में आ जाए।
अब बेटा जो अदर कंट्रीज है और एक हमारा देश है इंडिया, एक हमारा देश है इंडिया और बाकी जो दूसरी कंट्रीज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुड्स का इंपोर्ट और गुड्स का एक्सपोर्ट होता है। हमारा देश दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करता है और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट भी करता है, माल खरीदता भी है और माल बेचता भी है। अब आप खुद ही बताइए, अगर अपन माल खरीदेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे देश है उनसे अगर अपन माल खरीद रहे हैं तो वहां पर रुपया थोड़ी ना चलता है, इंडियन करेंसी थोड़ी ना चलती है, वहां पे तो दूसरी करेंसी चलती है। तो अगर हमारा देश इंडिया दूसरी कंट्री से माल खरीद रहा है तो इंडिया को यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। और अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अदर कंट्रीज को, यानी अपन माल बेच रहे हैं किसको, अदर कंट्रीज को, तो अपन को बदले में जो पैसा मिलेगा वो कौन सी करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। यानी इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट रिसीव होएगा। यहाँ पर देखते हैं अपन, इट मींस अदर कंट्रीज और इंडिया के बीच में फॉरेन करेंसी का क्या होता है, लेन देन होता रहता है। अदर कंट्रीज और इंडिया के बीच में फॉरेन करेंसी का क्या होता रहता है, लेन देन होता रहता है। तो अभी हमने देखा, अगर मैं दूसरे देश से माल खरीद रहा हूं तो अपन को पेमेंट किस में करना है, फॉरेन करेंसी में। इट मींस अपने देश में अपन को फॉरेन करेंसी बचाकर रखनी पड़ेगी। अगर हम दूसरे देश से माल खरीदेंगे तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे इंडिया में, हमारे देश पे क्या होना, हमारे देश के पास क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी का कलेक्शन होना चाहिए या फॉरेन करेंसी का रिजर्व होना चाहिए। तो हर देश की सेंट्रल बैंक क्या करती है, फॉरेक्स रिजर्व बनाती है। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा को बचा कर रखती है। हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, फॉरेन करेंसी को बचा कर रखता है सेफ में या कहीं ना कहीं तिजोरी में, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन करेंसी क्यों बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन दूसरे देश से माल खरीदेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये फॉरेक्स रिजर्व, अगर अपन ज्यादा माल खरीदेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व क्या हो जाएगा, कम, और अगर अपन ज्यादा माल एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी का कलेक्शन आएगा, यानी फॉरेक्स रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दो देशों के बीच में या अलग अलग देशों के साथ अपन फॉरेन करेंसी का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज। इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, या तो अपन माल बेच रहे हैं या माल खरीद रहे हैं, या तो अपन सेवाएं दे रहे हैं या सेवाएं ले रहे हैं, तो पेमेंट किस में होगा, फॉरेन करेंसी में। टूरिज्म की वजह से जो अंग्रेज है वो यहाँ पर घूमने आएंगे तो वो किस में पेमेंट करेंगे, डॉलर में या फिर जिसमें भी उनकी जो फॉरेन करेंसी होगी। रेमिटेंस बाय एनआरआईज, यहाँ के जो बंदे इंडिया के वो फॉरेन में काम कर रहे हैं तो फॉरेन से अपने घर वालों को पैसा किस में भेज रहे हैं, फॉरेन करेंसी में। तो रेमिटेंस बाय एनआरआईज और एक्सटर्नल बोरोइंग्स। इंडिया वगैरह जो इंडिया या कोई भी देश जब वर्ल्ड बैंक से या किसी भी संस्था से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेता है तो उसको लोन किस में मिलता है, फॉरेन करेंसी में। तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि फॉरेन करेंसी के, कि इंडिया लेन देन करता है अदर कंट्रीज के साथ। तो ये सभी कारणों को अपन क्या करेंगे, एक साल का स्टेटमेंट बनाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से जो फॉरेन करेंसी जा रही है और जो फॉरेन करेंसी आ रही है, आने और जाने का अपन क्या कर लेंगे बेटा, एक स्टेटमेंट बनाएंगे एक साल का। उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया से गई है एक साल में और कितनी फॉरेन करेंसी आई है। इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी अपने को इसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, तो अपन याद कर सकते हैं, नॉलेज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इससे अपन को कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगेगा, इससे इंटरनेशनल पेमेंट का पता लगेगा, इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पता लगेगा, नेशनल इनकम का पता लगेगा, डिवैल्यूएशन पॉलिसी का पता लगेगा और फॉरेन एक्सचेंज का पता लगेगा। आगे नॉलेज ऑफ लगाना है। बाकी अपन इसकी एक थ्योरी बना सकते हैं अपने माइंड में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगता है, जिससे इंटरनेशनल पेमेंट का पता लगता है। इंटरनेशनल पेमेंट का पता लगने से इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पता लगेगा, नेशनल इनकम का पता लगेगा, डिवैल्यूएशन पॉलिसी का पता लगेगा और फॉरेन एक्सचेंज का पता लगेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पर सबसे पहले अपन को पता लगे इकोनॉमिक पोजीशन का। इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगने से अपन को पेमेंट्स का पता लगेगा, तो इंटरनेशनल पेमेंट्स का पता लगेगा। तो इकोनॉमिक पोजीशन, इंटरनेशनल पेमेंट, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, नेशनल इनकम, तो ये चारों तो एक जैसे लिंक हो रहे हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगेगा, इट मींस इंटरनेशनल पेमेंट्स का पता लगेगा। फिर अपने को इंटरनेशनल पेमेंट का पता होने से इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पता लगेगा और नेशनल इनकम का पता लगेगा। उसके बाद डिवैल्यूएशन पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज। अब 4-5 बार मन में बोलेंगे तो ये चीजें तो याद हो जाएगी।
बाकी जो बेसिक चीजें थी वो आप लोगों को समझनी है सही खुद के लेवल पे। आज मैं आप लोगों को ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी बेटा 3 क्वेश्चन और है जो आप लोगों को खुद ही पढ़ने पड़ेंगे। ये है बेटा हमारे डिफरेंसेस और एक हेक्चर-ओलिन की थ्योरी। तो ये आप लोगों को अपने लेवल पर ही तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस जो हैं वो तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे, और जो हेक्चर-ओलिन की थ्योरी है वो आप लोगों को एक बार आरबीडी से या यूट्यूब से समझनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड लैंग्वेज है थोड़ी। तो बेटा आज के 8 क्वेश्चन यही कंप्लीट हुए। आप लोग एक बार थोड़ी मेहनत करेगा बेटा। इन 24 क्वेश्चंस में से ही आपका इंटरनेशनल ट्रेड तैयार हो गया है। अब आप लोगों को और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। अच्छा पेपर करके आइएगा, इसी में से पेपर आएगा। जो भी रिलेटेड टॉपिक होते हैं आप लोगों को पता है, उनमें अपन रिलेटेड चीजें लिख के आ सकते हैं। एग्जैक्ट तो अपन कैसे याद करेंगे, तो रिलेटेड आप लोग लिख के आ जाइएगा। बाकी मेरा एक लेक्चर है इसे यूट्यूब पर, आप लोग वीडियोस में जाकर देखेंगे या प्लेलिस्ट में, तो मैंने बता रखा है कि अपन 10 मार्क्स के लिए 3 पेज कैसे भरे और 20 मार्क्स के लिए 5 पेजेस कैसे भरे। तो वो वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो या कोई बात पूछनी हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के डाउट्स या आप लोगों को कोई बात पूछनी होगी तो बता दूंगा। बाकी सभी अच्छा पेपर करके आए। मेरी तरफ से सभी को बेटा ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छा पेपर करके आइएगा, ठीक है बेटा।